नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मोनिका, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर। आज हम अमालगमेशन ऑफ कंपनीज चैप्टर के टॉपिक परचेज कंसिडरेशन यानी कि क्रय प्रतिफल पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जानना आवश्यक है कि क्रय प्रतिफल क्या होता है। देखिए, जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके बदले में हम कुछ ना कुछ पेमेंट या भुगतान अवश्य करते हैं। तो जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदेगी तो ऑब्वियसली खरीदने के लिए उसको कुछ ना कुछ उसे भुगतान तो करना ही होगा। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम समझना चाहें तो क्रय प्रतिफल एक कंपनी द्वारा दूसरे कंपनी को खरीदने के बदले में या खरीदने पर जो भुगतान किया जाएगा वही क्रय प्रतिफल होगा। तो ये तो बात हुई आम भाषा में कहने की या समझने के लिए। टेक्निकली अगर हम बात करें तो क्रय प्रतिफल से तात्पर्य क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी के अंशधारियों को निर्गमित अंशों या अन्य सिक्योरिटीज़ या फिर कैश या अन्य संपत्तियों के रूप में किए गए भुगतान के योग से है। देखिए, जब क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी को खरीदेगी तो उसके अंशधारियों को वो जो भी पेमेंट करेगी उसके बदले में, किसी भी कंपनी के स्वामी कौन होते हैं? उसके अंशधारी। तो उसके स्वामियों को ही तो पेमेंट करी जाती है ना। तो इसलिए पेमेंट किसको की जाएगी? शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी के शेयर होल्डर्स को पेमेंट जो की जाएगी वो शेयर्स के रूप में भी हो सकती है, यानी कि खरीदने वाली कंपनी अपने शेयर भी जारी कर सकती है पेमेंट के लिए, या कोई अन्य सिक्योरिटीज़, या फिर कैश भी दे सकती है, या डिबेंचर्स भी जारी कर सकती है। तो क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी के शेयर होल्डर्स को जो भी भुगतान किए जाएंगे उनका योग ही क्रय प्रतिफल यानी कि परचेज कंसिडरेशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी के लेनदारों या ऋण पत्रधारियों डिबेंचर होल्डर्स को किए गए भुगतानों की राशि क्रय प्रतिफल की राशि में शामिल नहीं की जा सकती। तो सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी पेमेंट क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी के शेयर होल्डर्स को की जाएगी, फिर वो चाहे किसी भी रूप में हो, उससे तो आपने परचेज कंसिडरेशन मानना है। लेकिन क्रेडिटर्स या डिबेंचर होल्डर्स को कोई भुगतान किए जाएंगे तो उन्हें क्रय प्रतिफल आप नहीं मानेंगे। अब हम बात करते हैं कि क्रय प्रतिफल की गणना या कैलकुलेशन कैसे की जाती है। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में जान चुके हैं कि एकीकरण जो है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है विलय के स्वभाव का यानी कि नेचर ऑफ मर्जर, और दूसरा होता है हमारा क्रय की प्रकृति का नेचर ऑफ परचेज। तो पहले हम बात करते हैं जब एकीकरण मर्जर के नेचर का हो या विलय के स्वभाव का हो। ऐसी स्थिति में परचेज कंसिडरेशन की गणना करते समय विक्रेता कंपनी की सभी प्रकार की संपत्तियों के पुस्तक मूल्यों का योग कर लिया जाता है और इसमें से सभी दायित्वों को कम कर दिया जाता है। दायित्वों में पूंजी को छोड़ते हुए बाकी सभी दायित्वों को कम कर दिया जाता है। शेष बची हुई राशि ही परचेज कंसिडरेशन कहलाती है। तो सिंपली इसमें कुछ ज़्यादा आपको नहीं करना। क्या करना है कि विक्रेता कंपनी की सारी एसेट्स की बुक वैल्यूज़ लेनी है। ध्यान दीजिएगा, बुक वैल्यूज़ लेनी है और इन बुक वैल्यूज़ में से सारी लायबिलिटीज़ और रिजर्व्स की राशि को कम करना है, खाली कैपिटल को छोड़ना है। कम कर दीजिए और जो राशि बचेगी उसे ही आप क्रय प्रतिफल कहेंगे। दूसरा, जब एकीकरण परचेज के नेचर का हो या क्रय के स्वभाव का हो। ऐसी स्थिति में कई सारी विधियां हैं परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन की। तो जो भी क्वेश्चन के अनुसार उपयुक्त होगी उसी के आधार पर परचेज कंसिडरेशन ज्ञात किया जाएगा। क्वेश्चन के आधार पर उपयुक्त होगी या जो कि क्वेश्चन में यूज़ हो सकती होगी ऐसी मेथड। तो इनमें पहला मेथड है लंप सम मेथड, या हम इसे एक मुश्त विधि कह देते हैं। इस विधि में जो परचेज कंसिडरेशन है वो पहले से ही समझौते के आधार पर तय किया होता है और क्वेश्चन में ही आपको दिया होगा ऐसे क्रय प्रतिफल के बारे में। आमतौर पर क्वेश्चन में ये जानकारी दी होगी। मान लीजिए कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के बिज़नेस को 20 लाख में खरीदना तय किया, तो यहाँ पर क्रय प्रतिफल की राशि सिंपली 20 लाख रुपये होगी। दूसरा है नेट एसेट मेथड, शुद्ध संपत्ति विधि। इस मेथड के अनुसार परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन करने के लिए क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी की जिन एसेट्स को लिया गया है उनके मूल्य का योग लगाकर
उसमें से दायित्वों के मूल्यों के योग को कम कर दिया जाता है। यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ जो आप इनका जो एसेट्स लेंगे वो एसेट्स वही होंगी जिन्हें लेने के लिए क्रेता कंपनी एग्रीड है या राजी हुई है, सहमत हुई है, और उनका मूल्य पुस्तक मूल्य ना होकर वह मूल्य लिया जाएगा जो कि क्रेता और विक्रेता कंपनी के बीच में तय हुआ है, तयशुदा मूल्य जो भी होगा। तो यहाँ पुस्तक मूल्यों की जगह पर तयशुदा मूल्य या जिसे हम पुनर्मूल्यांकित मूल्य भी कह देते हैं, संपत्तियों का वह मूल्य लेकर उसका योग कर लेंगे और इस योग में से करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज़ जिन्हें क्रेता कंपनी ने लिया है उनका मूल्य कम कर दिया जाएगा। अंतर की राशि जो है उसे हम क्रय प्रतिफल कहेंगे। सूत्र रूप में नेट एसेट्स इक्वल्स टू एसेट्स टेकन माइनस लायबिलिटीज़ टेकन। दूसरा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि इस प्रकार के क्रय प्रतिफल की गणना के समय हम फिक्शिशियस एसेट्स यानी कि जो कृत्रिम संपत्तियाँ होती हैं उन्हें शामिल नहीं करते, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आदि, इन सब को हमें शामिल नहीं करना। लेकिन जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, गुडविल, पेटेंट वगैरह, उन्हें तयशुदा मूल्य पर या पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर शामिल करना है। और दायित्वों में इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस को शामिल नहीं करना। नेक्स्ट यहाँ पे है हमारा मेथड नेट पेमेंट मेथड, शुद्ध भुगतान विधि। इस विधि में क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी को जो भी पेमेंट्स किए जाते हैं उन सब को टोटल कर लिया जाता है। क्रेता कंपनी द्वारा किए जाने वाले भुगतान कैश, शेयर्स या डिबेंचर्स में हो सकता है। इसके बारे में अभी हमने पहले बात करी है शुरू में ही कि जो परचेज़ कंसिडरेशन है उसका भुगतान विक्रेता कंपनी के अंशधारियों को किया जाता है। वो भुगतान किसी भी रूप में हो सकता है, कैश के रूप में, शेयर्स के रूप में या डिबेंचर्स के रूप में भी हो सकता है। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अनुसार जो क्रय प्रतिफल है, क्योंकि वो अंशधारियों को किया गया भुगतान ही क्रय प्रतिफल कहलाता है, इसलिए ऋण पत्रधारियों को जो भुगतान किया जाता है या ऋण पत्रों का भुगतान जिसे हम कहते हैं, तो ऐसा भुगतान क्रय प्रतिफल का हिस्सा नहीं होता है। यहाँ आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। डिबेंचर होल्डर्स या अन्य क्रेडिटर्स को किया गया भुगतान परचेज कंसिडरेशन का हिस्सा नहीं होता है। कोई भुगतान क्रेता कंपनी के माध्यम से ना किया जाकर सीधा ही किया जाए तो वह भी क्रय प्रतिफल में शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट फोर्थ मेथड है अंशों की आंतरिक मूल्य विधि, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इस मेथड में जो परचेजिंग कंपनी है उसके अंशों का मूल्य नेट एसेट्स मेथड के आधार पर ज्ञात किया जाता है। इस विधि में परचेज कंसिडरेशन का भुगतान क्रेता कंपनी द्वारा अंशों में किया जाता है और विक्रेता कंपनी की जो शुद्ध संपत्तियां यानी कि जो नेट एसेट्स हैं उनके बदले में परचेजिंग कंपनी या कि क्रेता कंपनी अपने अंश जारी करती है। विक्रेता कंपनी की नेट एसेट्स के बदले में परचेजिंग कंपनी जो है वो शेयर्स जारी करती है। तो ऐसे शेयर्स की संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं। नेट एसेट मेथड से पहले हम शेयर की वैल्यू ज्ञात करते हैं और उसके बाद हम जारी किए जाने वाले शेयर्स की संख्या ज्ञात करते हैं और इन अंशों की संख्या के आधार पर ही क्रय प्रतिफल की गणना की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।